Hello dear students, welcome to JEE classes Meerut family. Myself Ankush Tyagi and I will teach you the subject electrical machines first. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है। ये बीटेक एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए उस सब्जेक्ट का सिलेबस, कि उस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। आपको मालूम होगा बीटेक में सभी सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स होती हैं, तो 5 यूनिट्स के सिलेबस का एक आइडिया हम ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट का देखते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर इसका क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले इसमें यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले लिख दिया इन्होंने प्री रिक्विसाइट्स। प्री रिक्विसाइट्स मीन्स जो टॉपिक्स आपको पहले से जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी नॉलेज की अदर यूनिट के अंदर टॉपिक्स के कवर करने के अंदर। तो ये क्या होता है, इसकी बेसिक नॉलेज है। यानी पहला जो टॉपिक लिखा है दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स इन विच मैग्नेटिज्म क्वालिटीज फाउंड। जिनमें मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है वो मटेरियल्स मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है। और सेकंड है बीएच कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बीएच कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बीएच कर्व आपने स्टडी किया होगा और मैग्नेटिक मटेरियल्स भी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में। जो फर्स्ट ईयर से आए स्टूडेंट्स, जो लेटरल एंट्री से आते हैं, वो आप पॉलिटेक्निक में भी स्टडी कर चुके हैं। तो मेन सिलेबस में हम देखते हैं यूनिट 1 का जो नाम है, हमारा जो मेन सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, ये है हमारा यूनिट 1 का नेम। ठीक है। यानी इसके अंदर हमको क्या स्टडी करना है, जैसा नेम से इंडिकेट हो रहा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का प्रिंसिपल हमें स्टडी करना है, उसी से रिलेटेड सारे यूनिट में टॉपिक्स होंगे। यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन और मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन में इसी को हमें देखना है कि भाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या प्रोसेस क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ठीक है। इसके बारे में पूरा पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कैसे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेकंड टॉपिक है आपका रिव्यू ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम। तो मैग्नेटिक सिस्टम, जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा तो ये किसके थ्रू होगा? ये आपका मैग्नेटिक सिस्टम के थ्रू होगा, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होगा। तो उसी को हमें स्टडी करना है, रिव्यू लेना है, केवल आइडिया लेना है उसका कि मैग्नेटिक सिस्टम क्या है। उसके बाद है हमारी एनर्जी इन मैग्नेटिक सिस्टम, यानी हमें उस मैग्नेटिक सिस्टम में कितनी एनर्जी हमारी आ सकती है, एनर्जी को हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाउंड आउट करेंगे। तो उस एनर्जी को स्टडी करना है कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद है फोर्स एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम यानी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें डेरिवेशन इसका स्टडी करना है। ये आपका डेरिवेशन है फोर्स एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, कभी कभी पूछ भी लेता है इसको। नेक्स्ट है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है, एनर्जी बैलेंस, कि भाई एनर्जी जब आपने कन्वर्ट की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो उसका बैलेंस रहना भी जरूरी है कि भाई एनर्जी पूरी कन्वर्ट हुई, कितनी वेस्ट हुई, क्या हुआ, उसका एनर्जी का हमें बैलेंस करना है। तो उसके लिए इक्वेशन लिखनी है, उस इक्वेशन को हमें समझाना है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्जन विया इलेक्ट्रिकल फील्ड। एनर्जी कन्वर्जन व्यू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो एनर्जी कन्वर्जन जब हम करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड का हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है एनर्जी कन्वर्जन विया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये भी हमें स्टडी करना है कि एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कैसे होती है। नेक्स्ट है एनर्जी इन सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। तो हमारी जो सिस्टम है, सिस्टम कोई भी है तो उसको हमें एक्साइटेशन देना होता है, यानी सप्लाई देनी होती है। तो उसको जब एक तरफ से सप्लाई दी जाती है, एक सोर्स के द्वारा सप्लाई दी जाती है, तो वो कहलाता है सिंगली एक्साइटेड सिस्टम, एक एक्साइटेशन के थ्रू। ठीक है। तो इसका हमें स्टडी करनी है एनर्जी ने सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। तो हमें इसका डेरिवेशन करना है कि किसी भी सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या एनर्जी निकल के आती है। तो ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एनर्जी सिंगली के बाद होता है फिर आपका डबली एक्साइटेड सिस्टम। ठीक है। डबली या मल्टीपल एक्साइटेड सिस्टम, डबली या मल्टीपल एक्साइटेड सिस्टम,
ये टॉपिक लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया था। सिंगली के बाद जब सिंगली हमें समझ में आ जाता है तो डबली भी हम उसी अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन है, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम डेराइव करके दिखा देते हैं। ठीक है, डबली एक्साइटेड सिस्टम, तो ये भी आपका सिलेबस में भले ही इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन ये कवर हो जाता है। फिर उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क फ्रॉम एनर्जी एंड को एनर्जी। तो हमें फिर से, जैसे पहले हमने फोर्स एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम लिखा, ऐसे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क फ्रॉम एनर्जी एंड को एनर्जी। तो एनर्जी को एनर्जी का बेसिक फोर्स और टॉर्क बताना है कि भाई एनर्जी क्या है, को एनर्जी क्या है, इसके हेल्प से टॉर्क क्या होगा, फोर्स क्या होगा। उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन मशीन्स। तो जो मशीन्स हैं उनमें ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना होता है कि भाई कैसे ईएमएफ जनरेट होता है मशीन्स में। तो ये जरूरी है मशीन्स को स्टडी करने के लिए, इसीलिए ये टॉपिक भी दिया गया है। फिर है टॉर्क इन मशीन विद सिलेंड्रिकल एयर गैप। ये वाला टॉपिक भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है मशीन में सिलेंड्रिकल एयर गैप। कोई सिलेंड्रिकल मशीन ले रहे हैं, उसमें जो एयर गैप आ रहा है उसका कितना टॉर्क होगा। तो पहली यूनिट जो बेस है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल पर बेस है। इसमें फर्स्ट यूनिट में हमें क्या देखना है कि भाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, मैग्नेटिक सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है, जो कन्वर्जन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी हो रहा है, कौन सा फील्ड अच्छा है, और फोर्स टॉर्क कैलकुलेट करने सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में, और सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी, डबली एक्साइटेड सिस्टम लेना और एनर्जी बैलेंस इक्वेशन करना। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से कुछ जो हमें स्टडी मेन टॉपिक्स क्या हैं हमारे, ये कन्वर्जन हो गया इंट्रोडक्शन, उसके बाद फोर्स टॉर्क हो गया, ठीक है, उसके बाद सिंगली एक्साइटेड सिस्टम, डबली एक्साइटेड सिस्टम और टॉर्क इन मशीन विद सिलेंड्रिकल एयर गैप। ये मेन टॉपिक्स हैं। एक दो टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स के अंदर ही कवर हो जाते हैं। ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं इनसे एक दो टॉपिक कम ही स्टडी करेंगे, उसी के अंदर वो टॉपिक कवर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, सेकेंड यूनिट की तरफ। आपकी सेकेंड यूनिट है आपकी डीसी मशीन्स। ठीक है, अब इसमें भी पहले लिखा है प्री रिक्विसाइट्स, यानी ये चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। मशीन्स में मशीन का इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। तो डीसी मशीन का क्या प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन। तो हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल डायग्राम के थ्रू। तो वही आइडिया हमें लेना है कि भाई डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन ये होती है, इसके अंदर ये पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो सब हमको स्टडी करना है। हालांकि स्टडी कर चुके हैं फिर भी हम दोबारा से हल्का सा रिवाइज इनको करा देंगे। फिर है क्लासिफिकेशन एंड सर्किट मॉडल। क्लासिफिकेशन यानी डीसी मशीन्स को क्लासिफाई करना है, उसके टाइप्स स्टडी करने हैं कि डीसी मशीन्स जो है हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, मोटर कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हमें पढ़नी है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन भी होता था लेकिन ये प्री रिक्विसाइट्स में दे दिया है, तो डेरिवेशन की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये देख लेंगे कि क्या होती है इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेशन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एंड टॉर्क इक्वेशन, सेम टॉर्क इक्वेशन के लिए है, इसका भी पहले डेरिवेशन होता था, अब ये डेरिवेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक फर्स्ट ईयर में या फिर पॉलिटेक्निक में। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसमें से ये मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं कहलाता, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके समझने के पॉइंट से, मशीन की नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बेसिक 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, टॉर्क इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन भले ही सिलेबस में ना हो लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ सकता है कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल डीसी मशीन के लिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है इसकी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर यानी रोटर, मशीन के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेटर एक मोटर, 3 पार्ट होते हैं मेन डीसी मशीन के, और एसी के 2 होते हैं, एसी में स्टेटर और रोटर, और डीसी में रोटर स्टेटर और कम्यूटेटर। डीसी में एक नया पार्ट और आ जाता है कम्यूटेटर। तो रोटर को हम कहते हैं आर्मेचर, रोटर को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। ठीक है, रोटर को हम आर्मेचर भी कहते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग, तो रोटर पे जो वाइंडिंग की जाती है वही क्या कहलाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो उसको हमें स्टडी करना है कि वाइंडिंग कैसे कैसे की जाती है, वाइंडिंग क्या होती है। उसके बाद कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है, कौन सी होती है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी होती है, तो इसको हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। वाइंडिंग फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है ये हमें बताना है। फिर आर्मेचर रिएक्शन, जो आर्मेचर या रोटर की बात कर रहे थे, तो आर्मेचर रिएक्शन आपको फिर हमें
स्टडी करना है कि भाई आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। कम्यूटेशन, फिर कम्यूटेशन का प्रोसेस पढ़ना है हमें कि कम्यूटेशन का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग, फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी पढ़नी है। पहले आर्मेचर वाइंडिंग को कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ा, फिर अलग जो वाइंडिंग है कंपनसेटेड वाइंडिंग क्या होती है। उसके बाद आती है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर्स एंड एप्लीकेशंस, यानी डीसी मशीन के अंदर मोटर और जनरेटर आए तो जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या परफॉर्मेंस डीसी जनरेटर दे रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करनी है। और डीसी जनरेटर की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ ये यूज होता है वो हमको पढ़ने की, भाई यहाँ ये यूज होता है वो हमको बताना है और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करके दिखानी है। तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो आर्मेचर वाइंडिंग है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइंडिंग फैक्टर 2 मार्क्स में आ सकता है, ये 2 मार्क्स के लिए है, छोटा सा फैक्टर क्या होता है। उसके बाद कम्यूटेशन इंटरपोल्स, ये टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी आ सकता है। बाकी ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्मेचर वाइंडिंग, इंटरपोल्स, कम्यूटेशन और एप्लीकेशन तो मालूम भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो या ना हो। 2 नंबर में ही पूछ सकता है, नहीं तो आप पढ़ रहे हैं मशीन और मशीन कहाँ यूज होती है यही नहीं पता तो फायदा क्या है। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में भी हम डीसी मशीन को ही कंटिन्यू करेंगे, डीसी मशीन्स कंटिन्यूड। अब डीसी मशीन का प्री रिक्विसाइट्स तो आपने ले ही लिया पहले की, भाई कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो आगे बेसिक को ही कंटिन्यू करना है। अभी कैरेक्टरिस्टिक पहले पढ़ी जनरेटर की, अब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आप, मोटर की। ठीक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, जब जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है और मोटर की भी, और एप्लीकेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर्स, डीसी मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, डीसी मोटर को स्टार्टर की हेल्प से स्टार्ट किया जाता है, तो वही स्टार्टिंग पढ़नी है। तो उसके 2 मेथड इन्होंने बताए हैं जो आपको स्टडी करने हैं, एक 3 पॉइंट स्टार्टर और एक 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ये टॉपिक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आ ही जाता है कि भाई या तो 3 पॉइंट स्टार्टर आ जाएगा स्टार्टिंग मेथड्स के लिए या 4 पॉइंट स्टार्टर आ जाएगा। फिर है आपकी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन। अब डीसी मशीन है, डीसी मोटर की बात चले, डीसी मोटर रन करती रहेगी, उसकी स्पीड जो है हमें कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसको कंट्रोल करने के मेथड्स हमको स्टडी करने हैं। इसमें कौन कौन से मेथड स्टडी करने हैं, बहुत सारे मेथड हैं स्पीड कंट्रोल के। तो एक तो फील्ड कंट्रोल पढ़ना है कि भाई फील्ड के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे, दूसरा आर्मेचर के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे, और वोल्टेज के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे। वोल्टेज कंट्रोल यानी वार्ड लियोनार्ड मेथड भी इसको कहते हैं, तो ये मेथड भी आपका इंपॉर्टेंट है, वार्ड लियोनार्ड मेथड कई बार पूछा जाता है। फिर डीसी मशीन की इफिशियंसी, भाई डीसी मशीन की कितनी इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी दक्षता भी उसकी निकालनी होती है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, भले ही सिलेबस में नहीं लिखा है न्यूमेरिकल लेकिन आ सकता है। टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन, अब डीसी मशीन को टेस्ट करना है तो इसके टेस्टिंग मेथड्स हैं, कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग के हमें केवल 2 मेथड पढ़ने हैं, कौन से, हॉपकिंसंस और सिम्बन्स टेस्ट, ये दोनों मेथड पढ़ने हैं। तो टेस्टिंग में से भी दोनों में से एक मेथड आने के चांसेस रहते हैं। और एप्लीकेशंस तो मैंने बता ही दिया, भाई डीसी जनरेटर कहाँ यूज होता है ये भी मालूम होना चाहिए, डीसी मोटर कहाँ यूज होता है ये भी मालूम होना चाहिए, आए एग्जाम में या ना आए। फिर आता है आपका स्टेपर मोटर। अब डीसी मोटर के बाद अलग से आ गया स्टेपर मोटर, तो हमें स्टेपर मोटर और डीसी सर्वो मोटर, सिंपल जो हम डीसी मशीन स्टडी करी उससे लग 2 मोटर और दे दी, स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर। तो ये दोनों मोटर भी पढ़ने हैं बेसिक, इनकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है कि भाई इनकी हल्की सी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, क्या काम करते हैं और कहाँ ये वाले यूज होंगे, भाई जहाँ ये यूज नहीं हो रहे वहां ये यूज होंगे, तो इनकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो डीसी मशीन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी आपकी, जनरेटर मोटर दोनों हो गई, टेस्टिंग भी हो गई, कंट्रोलिंग भी हो गई, सारा कुछ हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आप सबने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में भी प्री रिक्विसाइट्स आता है। प्री रिक्विसाइट्स जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है या पॉलिटेक्निक में पढ़ा है, इसकी कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, कोई भी चीज है तो सबसे पहले तो उसकी कंस्ट्रक्शन मालूम होनी चाहिए और प्रिंसिपल, हम फिर भी रिव्यू इसका दोबारा से देंगे आपको। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल आपका मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज है।
फिर आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम, ये सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो है पूछ सकता है। ये इक्विवेलेंट सर्किट एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफॉर्मर की, इससे पैरामीटर्स कैलकुलेट होते हैं इसलिए। फेजर डायग्राम और फिर लॉसेज, लॉसेज भी आपका क्या है, सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मालूम होने चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं। मेन सिलेबस में नहीं है, प्री रिक्विसाइट्स में है। तो ये सब चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इनको एक बार ओवरव्यू हल्का हल्का इनका ले लेंगे। अब मेन क्या है, सबसे पहला इसके अंदर आपको पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ये जो प्री रिक्विसाइट्स है ये किसके लिए पढ़ोगे, सिंगल फेज के लिए ही पढ़ोगे। अब मेन आ गया इफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की इफिशिएंसी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला, डेरिवेशन, ठीक है। और उसकी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला। ऐसे ही ओल्ड डे इफिशिएंसी क्या होती है, पूरे दिन की 24 आवर की अगर हम निकालें इफिशिएंसी, ये तो एक नॉर्मल इफिशिएंसी की बात हो गई। फिर 24 आवर के लिए अगर हम निकालें तो ओल्ड डे इफिशिएंसी की बात हो गई। तो ओल्ड डे इफिशिएंसी पूरी आपकी 24 आवर्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ओल्ड डे या 12 आवर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, 24 के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक न्यूमेरिकल भी इस पर किया जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकता है। एक्साइटेशन फिनोमेना, एक्साइटेशन कैसे दिया जाएगा, और हार्मोनिक्स क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो इसमें इफिशिएंसी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थ्योरी या न्यूमेरिकल आ जाती है। फिर टेस्टिंग, टेस्टिंग आ गई, जैसे मशीन की टेस्टिंग करी ऐसे ट्रांसफॉर्मर की। कौन कौन से टेस्ट पढ़ने, ओसी, ओसी यानी ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट करना है। एससी यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो दो टेस्ट तो आपको ये पढ़ने हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। फिर पोलैरिटी, पोलैरिटी चेक करनी है भाई ट्रांसफॉर्मर की सही है या नहीं, तार सही जुड़े हैं, कनेक्शन सही लगे हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव से, निगेटिव निगेटिव से, इस तरह से। या फिर फेजेस, थ्री सिंगल फेज है तो सिंपल वही आ गया है कि थ्री फेज के केस में फेजेस मैच करने होते हैं, ठीक है। पोलैरिटी और संपनर टेस्ट, तो चार टेस्ट में से एक तो आ ही जाएगा 100%। तो ये टेस्ट तो सारे पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 100% ही मान के चलिए, 1% ही चांसेज हैं जो ना आए, क्योंकि चार टेस्ट हैं, सिलेबस का एक पार्ट है, तो एक टेस्ट तो आना ही आना है, सेक्शन बी में आ जाए या सेक्शन सी में आ जाए। फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर, अब ये तो बेसिक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर हो गया। ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सिंगल फेज और 3 फेज दोनों की कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। सिर्फ नाम लिख दिया तो सीधी बात है, दोनों की कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। वीआई रिलेशन पढ़ लेंगे इनका, भाई वोल्टेज एम्पीयर रिलेशन क्या होता है। कॉपर सेविंग, कैसे कॉपर बचाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, कैसे सेविंग होती है कॉपर की, क्योंकि इसमें एक वाइंडिंग हो जाती है तो इसमें कॉपर की सेविंग होती है। जब पढ़ेंगे तो इंटरेस्टेड भी लगेगा और इजी भी लगेगा, समझ में भी आएगा। फिर इफिशियंसी ट्रांसफॉर्मर की, यहाँ इफिशियंसी निकाली 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की, ऐसे ही इफिशियंसी किसकी निकालेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन, मेरिट क्या है ट्रांसफॉर्म ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, डीमेरिट क्या है, एप्लीकेशन कहाँ यूज होगा, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ऐसे कहते हैं। क्या लाभ होंगे इसके, भाई 2 वाइंडिंग की जगह इसको यूज करें जहां पर, तो वहां क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज, और कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ यूज करेंगे फिर इसको, ठीक है। तो ये हो गया 4th यूनिट आपकी। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। अब आपकी लास्ट यूनिट आती है, लास्ट आपकी 5th यूनिट है। तो ये पहली वाली में था सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, और इसमें है आपका 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें क्या नॉलेज होनी चाहिए आपको, प्री रिक्विसाइट्स, 3 फेज कनेक्शंस आपको मालूम होने चाहिए। 3 फेज कनेक्शन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे या फिर पॉलिटेक्निक में, तो ठीक है। 3 फेज कनेक्शंस में क्या है, स्टार और डेल्टा, दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार और एक डेल्टा। तो ये कनेक्शन आपको मालूम होने चाहिए, फिर भी हम रिवाइज इनको हल्का सा करा देंगे। फिर जैसे सिंगल फेज की कंस्ट्रक्शन है, मेन सिलेबस में क्या आ गया, मेन यूनिट का नाम आ गया 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसके फेजर ग्रुप पढ़ने हैं। 3 फेज आ गए तो ग्रुप में बटेंगे, ग्रुप बताने हैं, उनके कनेक्शन पढ़ने हैं। अब कनेक्शन कौन कौन से, ओपन डेल्टा कनेक्शन पढ़ना है, 3 फेज टू 2 फेज पढ़ना है, 3 फेज से 2 फेज में, और इनकी एप्लीकेशन कहाँ होंगी वो पढ़नी है, और एक 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके कनेक्शन, यानी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, दोनों का पैरेलल, पैरेलल में एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर की अगर हमें जरूरत है, लोड ज्यादा है लगाने हैं, तो हम कैसे लगाएंगे, उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वही है
पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, और फिर लोड कैसे शेयर होगा पैरेलल में, ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला 4th यूनिट से थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसको आपको आइडिया नहीं है इसका, केवल बस सिंपल स्टार डेल्टा आपने पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़ा है इसमें से। बाकी का पहले आइडिया हो जाता है तो आधा तो उसी में से कवर हो जाता है। इफिशियंसी बेसिक आपको नॉलेज होती है पहले से ही। ठीक है, तो हम एक एक यूनिट करके सभी को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जब, तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम आपका, ये तो आपको मालूम ही है, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल तो बताने की इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सीधा इस पर आएंगे। ये आपका मेन टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। सेकंड यूनिट में डीसी मशीन है, तो उसमें हम प्री रिक्विसाइट्स बता देंगे। इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको क्लियर समझ में आ भी जाएगा। मेन इसका टॉपिक पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी यही बताना है। तो पहले लेक्चर में हम यही स्टार्ट करेंगे, यही आपका पूरा रहेगा। ब्लॉक डायग्राम क्या है, कन्वर्जन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।